आप सबका खुशामदीद मैं आप सबका खुशामदीद मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोर्स कोड जो इसका है BECC 132। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आमदनी की तायीन का केनशनस मॉडल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं या अंग्रेजी में कहते हैं केनशनस मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। इसमें हम पहले डिफाइन करेंगे जो केनशनस की एग्रीगेट डिमांड जो है, जिसको मजमूई तलब कहा करते हैं। जो केनशनस मॉडल जो है उसने पहले ही जो क्रिटिसिज्म किया था केनशनस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो 1930 तक चली, तो उन्होंने उस टाइम बताया कि सप्लाई साइड इज नॉट गुड, सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट्स ऑन डिमांड। एक्चुअली ये डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है, यही सप्लाई क्रिएट करती है। उसी बुनियाद पर उसने अपने मॉडल को डेवलप किया था। जो केनशनस मॉडल है, इसका पहला जो सेटअप है, पहले जो जिसको हम कहते हैं कि बुनियाद है, फीचर है केनशनस मॉडल, वो है एग्रीगेट डिमांड। वो एग्रीगेट डिमांड है क्या एक्चुअली, जिसको हम मजमूई तलब कहा करते हैं। ये सारी इकानमी में कीमत की सतह पर और इसकी मखसूस मदद के अंदर मांग जारी वाली अशिया और खदमात की कुल मकदार है। ये सारी चीज़ों को जो मकदार में प्राइस होते हैं, सारी चीज़ों की प्राइस होती है, प्राइस कितना रहता है। तो जो बिजनेस जो एक्चुअली हाउस होल्ड जो चीज़ें खरीदते हैं, सारे चीज़ों की खरीद फरोख्त उस एग्रीगेट डिमांड में आती है। उन चीज़ों की कीमत कितनी है, उन चीज़ों की प्रोडक्शन कितना है, उन चीज़ों की डिमांड कितनी है। जो बिजनेसमैन दूसरी तरफ बिजनेसमैन कितना प्रोड्यूस करते हैं और बिजनेसमैन कितनी चीज़ों की डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों को जिनको हम इन्वेंटरीज कहते हैं। जो रेडीमेड मटेरियल जो खरीदना चाहते हैं तो फाइनल प्रोडक्शन के लिए। जो गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का भी दिखाते हैं, गवर्नमेंट कितना कंजप्शन करती है, कितना प्रोडक्शन करती है उसमें। तो ये सारे मजमूए जो हाउस होल्ड की, जो घरेलू चीज़ों की, या जो फर्म्स है हमारे इकोनॉमी में, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कितना खरीदता है, गवर्नमेंट कितना मार्केट से खरीदता है, बिजनेसमैन से खरीदता है, और बिजनेसमैन कितना खरीदते हैं, और इनकी प्राइस जो है, इनकी सप्लाई जो है, इनकी डिमांड जो है, ये सारी इस एग्रीगेट डिमांड में आती है। हर कोई चीज़ ये एग्रीगेट डिमांड मोस्टली ये क्या करती है, ये स्लोप अपवर्ड होती है, ये ऐसा डाउनवर्ड नहीं होते। अगर इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे, हम इंडिविजुअल डिमांड कर वो स्लोप डाउनवर्ड करते हैं, ये एग्रीगेट दिखाती है, ये स्लोप अपवर्ड करती है। सो ये मजमूई जो तलब किसी मुल्क की सामान और खदमात की तलब की नुमाइंदगी करती है, और ये माशी सरमाया, रोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगारी और इत्याद जर की मजमूई इन्फ्लेशन के बारे में भी बता देता है। ये रोजगार के बारे में बता देता है, रोजगार किस तरह बढ़ जाएंगे हमारी इकोनॉमी में, की मजमूई का ताल्लुक करने में अहम किरदार अदा करता है। ये इम्पोर्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था इकोनॉमी में आफ्टर 1929, जो 1929 में अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, तो ये किस तरह उस अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करे, ये कम करे किस तरह की, केन्स ने ये इस मॉडल में ये भी बता दिया था कि उसने स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाया था कि जो डिमांड होती है हाउस होल्ड की, जो डिमांड होती है बिजनेसमैन की, जो डिमांड होती है गवर्नमेंट की, इन चीज़ों की प्राइस कितनी है और इन चीज़ों की सप्लाई कितनी होनी चाहिए, इन चीज़ों की डिमांड कितनी होनी चाहिए। तो ये इस एग्रीगेट डिमांड में उन्होंने बताया। उस एग्रीगेट डिमांड को उसने बताया कि जब से टोटल आउटपुट निकलेंगे हमारे इकोनॉमी में, टोटल जो सारी चीज़ें निकलेंगी हमारे इकोनॉमी में, उसने उस एग्रीगेट डिमांड को अपनी इक्वेशन में एक इक्वेशन के तौर पर उन्होंने पेश किया है। ये किस तरह हम उसको मेजर करेंगे हमारे इकोनॉमी में। उस मजमूए की किसी भी जुज में इजाफा आमतौर पर आला इब्तिदाई पैदावार का बास बनता है, जबकि कमी इब्तिदाई ज़र की सिसत कम करती है। अगर कोई किसी वक्त पैदावार ज़्यादा हो जाता है तो इसे क्या प्रॉब्लम हो जाएंगे, या अगर प्रोडक्शन कम हो जाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएंगे, ये भी बता दिया उसने।
मगर केन्स ने एक काम किया था, उसने एक बहुत अच्छा काम किया था। उसने एक इक्वेशन की तरीके से हमें समझाया था ये ऐसा एग्रीगेट डिमांड जो मजमूई तलब की आम तौर पर से जाहिर किया जाता है, जो हमें बताया जाता है। जो एडी उसने लिखा था, एडी क्या लिखा, उसने लिखा एडी नहीं, एडी कुछ नहीं है, बस ये मुख्तसर तलब होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है। एग्रीगेट मीन्स सारी डिमांड, सारी चीज़ों की डिमांड, हाउस होल्डों की डिमांड, बिजनेसमैन की डिमांड, गवर्नमेंट की डिमांड, सारे में। उसमें उसने कहा ये एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन के तौर पर यूज किया था। उसने कहा ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या होती है? ये होती है एक्चुअली जो एग्रीगेट डिमांड होती है, ये किस चीज़ के बराबर होती है। उसने बताया कि ये कंजप्शन, पहले जो सी होता है ये खपत, ये कंजप्शन होती है। हमारी इकोनॉमी में सब लोग कंजप्शन करते हैं, घर वाले कंजप्शन करते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन करते हैं, बिजनेसमैन भी कंजप्शन करते हैं, वो भी कपड़े खरीदते हैं, वो भी खाना खरीदते हैं, वो भी चीज़ें खरीदते हैं कंज्यूम करने के लिए, ताकि वो कोई प्रोडक्ट बना सके, फाइनल गुड बना सके। और तीसरी बात उन्होंने कहा जो आई जो होती है, आई जो होती है सरमायाकारी। सरमायाकारी का क्या मतलब होता है? सरमायाकारी का मतलब सिंपल होता है, ये इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट का क्या क्या मतलब होता है, जो केन्स ने अपनी किताब में लिखा है, जो 1936 में उन्होंने शाया की है, अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में जो शाया हुई किताब, उसमें उसने कहा है कि एक बिजनेसमैन को एक एनिमल स्पिरिट होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट जो होता है कि ये बुनियाद किस पे होती है? एक्सपेक्टेशंस पे बुनियाद होती है, ये उम्मीदों पे बुनियाद होती है। एक इन्वेस्टर जो होती है, ये एक सरमायाकार जो होती है, एक बिजनेसमैन जो होती है, ये विलिंग होता है, ये रेडी होता है इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा डालने के लिए, ताकि इन पैसों को ये कोई प्रोडक्ट बनाए जो इन्वेस्टमेंट के लिए रहेंगे, जो उसको इनकम जनरेट करने के लिए रहेंगे। उसने कहा है कि एक बिजनेसमैन को एक एक्सपेक्टेशन पे ये सरमायाकारी का कारोबार करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन पैसों से ये और कमाना चाहती है, और बैक कमाना चाहती है। जितना इनका इनकम इंक्रीज हो जाएगा, जितनी इनकी सरमाया इंक्रीज हो जाएगी, उतना वो इन्वेस्टमेंट में डालेगा। इस इन्वेस्टमेंट में जो कहते हैं कि एक तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा कहते हैं हम उसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हम जबरी, जिसको हम कहते हैं जबरी। फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम इनकम 100 रुपया एक महीने में, आप इसमें जबरी तौर पर आप कहते हैं कि मुझे 20 रुपए 50 रुपए इसमें इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट मशीनें खरीदेंगे, नई नई मशीनें खरीदेंगे जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो ये होता है ऑटोनॉमस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और दूसरा जो होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस, जो ये खुद होता है ऑटोनॉमस। इसमें थोड़ा बहुत इंसान की खुद कहते हैं कि मुझे 5% इन्वेस्ट करना है, अगर मेरे 100 है तो 100 में हम 5 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हमारा सरमाया बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी की सरमाया बढ़ेगी। इस सरमाए से हमारा एम्प्लॉय बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्राइस कम हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आई। और इसके बाद है जी। जी क्या होते हैं? हुकूमती अखराजात। जी होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट किन चीजों पे एक्सपेंडिचर करता है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है एजुकेशन पे, हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल स्कीम्स पे, ये ऐसे जो ये जॉब देते हैं लोगों को, ये एक्सपेंडिचर करता है। स्कूल बिल्डिंग्स पे, रोड्स पे, जो ये एजुकेशन बिल्डिंग्स बनाते हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स बनाते हैं, हॉस्पिटल कुछ बहुत सारे मशीनरी देते हैं, इसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल। और जो तीसरी जो इक्वेशन में एक्स गया था, एक्स का बरामद हो गया। एक्स मीन्स एक्सपोर्ट्स, हम कितना करते हैं, एक्सपोर्ट जो हमारा प्रोडक्शन निकलता है हमारे इकोनॉमी में, कितना सारे प्रोडक्शन को हम इकट्ठा करते हैं, इसको हम प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मशीन यहाँ से आउटसाइड भेजे किसी दूसरी कंट्री में, जो हम क्रॉस करते हैं बॉर्डर, उसको हम बरामद कहते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम बरामद। और दरामद जो होते हैं, जो हम लाते हैं बाकी कंट्री से, बाकी स्टेट से, बाकी कंट्रीज का जो हम हमारी कंट्री में लाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्रूट्स, हम एक्सपोर्ट करते हैं एप्पल्स, यहाँ से हम जैसे सेब बेचते हैं, सेब एक्सपोर्ट करते हैं, या हम आलू एक्सपोर्ट करते हैं, मगर हम वहाँ से कपड़ा लाते हैं दूसरे स्टेट से, या और कोई मशीन, बड़े बड़े मशीन लाते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स लाते हैं, गाड़ियाँ लाते हैं, जो ये उसको हम कहते हैं कि
दरामद जो हम लोग इसके बदले लाते। तो ये जब हम इक्वेशन इसको हम कहते हैं प्लस माइनस जब हम करते हैं एज पर मैथमेटिकली, तो इसमें निकलता है हमारी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कितनी है, हमारी कंजप्शन कितना है, हाउस ऑफ कंजप्शन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है और गवर्नमेंट एक्सपेंस। और इससे हमें इस एग्रीगेट डिमांड से हमें ये पता चलता है कि ये एग्रीगेट डिमांड जो है इसके तीन बहुत बड़े कंपोनेंट्स हैं। तो कंजप्शन कितना है, हमारे प्राइवेट कंजप्शन कितना है, पब्लिक कंजप्शन कितना है, गवर्नमेंट का प्राइवेट मींस हमारी अपनी कंजप्शन कितनी है होती है, प्राइवेट फर्म्स कितनी, ये जो इन्वेस्टमेंट करता है ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है और इंडिविजुअल ऐसा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, और जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पब्लिक काम के लिए होती है। तो ये जब हम उसको प्लस माइनस करके ऐसा निकालते हैं सारा प्रोडक्शन, तो हमें एग्रीगेट डिमांड की टोटल मिलती है, कितना कंजप्शन है, कितना इन्वेस्टमेंट है और कितनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्स। और फर्ज करें जो मैंने कहा था, जो ये एग्रीगेट डिमांड हम दो केस में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो ये मजमूई तलब है ये मुस्तकिल होती है, मुस्तकिल मीन्स ये हॉरिजॉन्टल रहती है। इसका ये मतलब होता है सिंपली, अगर हम फर्ज करते हैं किसी वक्त ये जो ये एग्रीगेट डिमांड इनकम एंड ये जो इनकम पर इंडिपेंडेंट रहती, इनकम एंड आउटपुट कुछ नहीं है इकोनॉमी में, ये बहुत समझने की जरूरत होती है हमें कि किसी वक्त हम फर्ज करते हैं कि जो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी है कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब होता है मुस्तकिल, मुस्तकिल का मतलब होता है वहाँ कोई आउटपुट और इनकम वहाँ कांस्टेंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल जितना है उतना ही है, उसमें हमें उस केस में हमें जो एग्रीगेट डिमांड मिलती है वो हमें हॉरिजॉन्टल मिलेगी। जो फिगर पर दी गई है एडी करो, एडी करो इज एग्रीगेट डिमांड करो। हमने कहा कि वहां कोई आउटपुट नहीं निकलता है इकोनॉमी में, वहां इनकम कोई नहीं निकलता है इस इकोनॉमी में। इसमें हम कहते हैं कि जो ये आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे, इसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। जो ओ वाई पे हमने लिए आउटपुट निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं जो एग्रीगेट। एक और जो एग्रीगेट डिमांड जो हमने वर्टिकल लाइन एडी ओएडी इज एक्चुअली जो एग्रीगेट डिमांड करो, इस पर हमने एग्रीगेट डिमांड दिखाई है, कितना कंजप्शन है, कितना पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, कितना इन्वेस्टमेंट है। तो और जो तीसरी लाइन जो है 45 डिग्री लाइन जो हमने लिखी है AD इक्वल टू Y OAD is nothing but this is the 45 degree line which is equidistant ये बराबर जहां से आउटपुट साइड से भी और एग्रीगेट डिमांड साइड से भी ये दिखाती है एक बराबर हिस्सा करती है। ये जो कर्व होती है ये दिखाती है एट 45 डिग्री लाइन, ये दिखाती है एट पॉइंट E, जहां पॉइंट E है वहां हमें AD इज इक्वल टू Y लिखता है। ये होता है कि जहां ये कट करती है एग्रीगेट सप्लाई करो या एग्रीगेट डिमांड करो, ये कट करती है E पे, इसका ये मतलब होता है कि AD इज इक्वल टू Y। हम कहते हैं कि ये लोकस जो है, ये E एक पॉइंट जो लोकस है, ये एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, वहां इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होती है। मगर फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर हम उसको कहते हैं कि जो आउटपुट निकलता है, हम आउटपुट कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इससे थोड़ा डिवेट हो जाए, इस पॉइंट E से डिवेट हो जाए या पॉइंट Y से डिवेट हो जाए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जिस्ट करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ये जो OY आउटपुट जो निकलती है हमारी इकोनॉमी में, हम चाहते हैं कि ये फर्मूल जो है ये इससे लेफ्ट निकालती है, कम निकालती है। OY जो होती है OY1 जो होती है ये इक्विलिब्रियम आउटपुट होती है, और OE इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। मगर हम चाहते हैं कि OY1 किसी वक्त हमारी इकोनॉमी में, जो फर्म्स हमारी इकोनॉमी में है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में है, जो बिजनेस है हमारी इकोनॉमी में, वो आउटपुट निकालती है OY से कम। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड हो गया ये वाला पोर्शन OY2 निकालेंगे फॉर ये वाला पोर्शन। हाँ, इसमें क्या होता है, जो हमने निकाला इक्विलिब्रियम से लेफ्ट, वहां तो एग्रीगेट सप्लाई जो है ना ये वाला पोर्शन, ये वाला, इससे क्या होता है, इससे होता है एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड।
क्योंकि जो ये एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई करो है, एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है वहां पे, यहाँ दिखाते हैं एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा। हम अगर उसको लिखेंगे पॉइंट एम एंड इसको लिखेंगे पॉइंट एन, जो एग्रीगेट सप्लाई करो जो है, जो 45 डिग्री लाइन जो है, वहां एक चीज होती है एग्रीगेट सप्लाई, हम लिखते हैं एग्रीगेट डिमांड से कम है। उसमें क्या होता है, इसमें वहां उस पॉइंट पे ये दिखाती है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कैपेबल नहीं है प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेंट्रीज, वहां लेस इन्वेंट्रीज निकलेंगे उस पॉइंट पे। जब हमने कोई एज्यूम किया है कि इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, वो एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो हमने कहा कि ओ वाई वाई से कम हमारी फर्म्स निकालती है, उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें एक चीज आएगी, उसमें एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट डिमांड से कम आएंगे, उसमें क्या हो जाएंगे, जो एग्रीगेट डिमांड से क्या है उसमें, उससे क्या नुकसान हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी में जो इन्वेंट्री जो है वो कम हो जाएगी। इससे कम हो जाएगी इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का सिंपली मतलब ये होता है जो रॉ मटेरियल हम निकालते हैं फर्म्स, बहुत सारे फर्म्स फाइनल प्रोडक्ट निकालने के लिए वो कम हो जाएगी। इसका सिंपली मकसद ये होता है कि इससे नेगेटिव आउटपुट निकलेंगे, नेगेटिव आउटपुट, लेस इन्वेंट्रीज आएगी। मगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट y3 निकलेंगे, y3 वाला पॉइंट, तो ये जो वाला है, ये जो वाला है, इसका हम निकाल देख सकते हैं कि लेफ्ट, ये राइट साइड ऑफ ओ वाई वन और लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट ई, वहां एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएंगे, जिस जो एग्रीगेट सप्लाई है ये ग्रेटर देन हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड। जो एग्रीगेट सप्लाई जो है, एग्रीगेट सप्लाई, तो ये एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाएंगे। ये वाला वैक्यूम जो है, ये वाला वैक्यूम, ये क्या क्रिएट करेंगे वहां पे, ये थोड़ा बहुत इससे राइट हो जाएंगे, आउटपुट ज्यादा निकलेंगे, तो उसका मतलब हो गया कि उससे ज्यादा इन्वेंट्रीज निकलेंगे। सो इससे मतलब हो गया कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएंगे, एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब इन्वेंट्री ज्यादा आएगी हमारे मार्केट में, प्रोडक्शन ज्यादा आएंगे मार्केट में। तो इससे क्या हो जाएंगे, इससे पॉजिटिवनेस आएंगे, इससे पॉजिटिवनेस विल इंक्रीज इन बोथ द केसेस, या लेफ्ट निकालेंगे आउटपुट या लेफ्ट राइट निकालेंगे आउट, इन बोथ द केसेस इससे क्या मतलब हो गया, इससे डिसइक्विलिब्रियम आएगा ये इकोनॉमी में। ऑन द अदर साइड वी हैव टू सी एक्चुअली कि इकोनॉमी की कितनी जरूरत होती है, ताकि इकोनॉमी हमें पुश देना चाहिए या रिड्यूस करना चाहिए, किस तरह हमें इकोनॉमी में सेटिस्फेक्शन लेनी चाहिए, इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन की जरूरत होती है, वेयर इज where the everyone will be happy, everyone will be happy. So this both these points, yeah, left side of y1 or right side of y1, both in both the cases ये हमें मदद करते हैं इक्विलिब्रियम पे लेने की। अगर हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव में इन बोथ डिविजन्स लेफ्ट हो जाएंगे y1 से लेफ्ट, या राइट हो जाएंगे y1 से लेफ्ट, सो इसमें एक डिविएशन आएगी। इस डिविएशन को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज, अनप्लान्ड मीन अनपैरेलल या अनप्लान्ड, इसको कहते हैं अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये जो केस मजमूई तलब इसकी होती है, तो उसको हम अनप्लान्ड UI = y-80, इसका ये मतलब होता है कि उससे हमें थोड़ा बहुत हमारे डिमांड में, हमारी एग्रीगेट डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज लानी पड़ती है। किन चीज़ों से हम चेंज लाएंगे, वो इकोनॉमिक उसने सिखाया था हमें, किन चीज़ों से हम चेंज लाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर आउटपुट जो y जो है एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन आएंगे, जो ये कर्व यहाँ दिखाती है AD = y, यही तो इक्विलिब्रियम हो गया, यही तो इक्विलिब्रियम हो गया। मगर उसने कहा था कि अगर y is greater than AD, तो वहाँ UI is पॉजिटिव, अगर आउटपुट ग्रेटर देन होगा y होगा, जो नेशनल इनकम होगा तो ग्रेटर देन होगा एग्रीगेट डिमांड से, वहाँ पॉजिटिव आएंगे अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये जो पॉजिटिव आएंगे मीन्स जो नेशनल इनकम अगर इंक्रीज हो जाएंगे एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, तो इसका मतलब हो गया इन्वेंट्रीज जो अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएंगे। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन पे रेडी प्रोडक्ट जो रेडी होती है, इन्वेंट्रीज मीन वो द प्रोडक्ट व्हिच इज रेडी टू सेल फॉर द फाइनल प्रोडक्शन। सो इसका ये मतलब होता है कि पॉजिटिवनेस इन इकोनॉमी,
तो देयर इज एडिशन ऑफ द स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज। इसका ये मतलब हो गया अगर y इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, इसका ये मतलब हो गया है कि अनप्लान्ड इन्वेंटरी इज पॉजिटिव, वहाँ चांसेस है स्टॉक ऐड होने में, इन्वेंटरीज ऐड होने में, चीजों में ऐड होने में, ये तो हो गया। अगर y जो होती है, y जो लेस देन होगी, y इज लेस देन 80, अगर इनकम जो नेशनल इनकम आएंगे वो एग्रीगेट डिमांड से कम हो जाएंगे, इसमें नेगेटिविटी आएगी। इसका ये मतलब हो गया एग्जिस्टिंग जो हमारे इकोनॉमी में है, इन्वेंटरीज है, प्रोडक्शन है, वो हमें एग्रीगेट डिमांड सप्लाई नीड एग्रीगेट डिमांड में लगेंगे, वो उसी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट। उसको हम कहते हैं कि जब इनकम कम होते हैं इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड से कम है नेशनल इनकम, तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारी जो इन्वेंटरीज होती है, इन्वेंटरीज का मतलब हो गया जो प्रोडक्शन होती है, वो हम लगेंगे, हमें जो हमारे एग्रीगेट डिमांड की जरूरत होती है वो उसी में लग जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया इस पॉइंट का मतलब हो गया कि अनप्लान्ड इन्वेंटरी डिसइन्वेस्टमेंट, वो डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, वहाँ इकोनॉमी इज नॉट डेवलप्ड। इसका मतलब ये होता है जो इकोनॉमी बहुत सारे इसका बहुत इम्प्लीकेशंस है, ये वहाँ होती है जहाँ इन नेशनल इनकम कम होती है मगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है, तो ये उन एक सेक्टर्स में होते हैं जहाँ डिसइन्वेस्टमेंट हो जाते हैं बेल में बहुत सारे। फॉर एग्जांपल यहाँ प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट में पहले थे, तो मगर उनकी एफिशिएंसी कम थी तो प्रोडक्शन कम निकला, तो गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्ट करना पड़ा इनको। डिसइन्वेस्ट मीन्स उन्होंने इनको प्राइवेट ऑनर्स में दे दी एट द शेयर। यही करना पड़ता है जब ये हालत होती है इकोनॉमी में, जब आउटपुट नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड से कम होती है, तो वहाँ क्या अनप्लान्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट का मामला बन जाता है। तो इन सब सेक्टर्स, जिन सेक्टर्स की एफिशिएंसी नहीं होती है तो इनको डिसइन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसका ये मतलब हो गया है ये दोनों चीजें हमें इक्विलिब्रियम पे लेती है, जो अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये हमें दोनों चीजों को सिखाते हैं कि गैर मजमूई बंद ये हमें दिखाती है कि एक तवाज़ुन की तरफ ये लेते हैं बहुत सारी चीजें। जब y इज इक्वल टू ग्रेटर देन AD एंड y इज इक्वल टू लेस देन AD, इन दोनों चीजों से हमें ये पता चलता है कि एक से क्या प्रॉब्लम होती है, एक से ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, दूसरे से अंडर प्रोडक्शन हो जाएंगे। इन बोथ द केसेस इकोनॉमी में नॉट वर्क, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कि इसमें तवाज़ुन होना चाहिए कि जहां AD इज इक्वल टू द y, AD is equal to the aggregate demand is equal to the aggregate supply, ये उसका मानना था कि वहाँ एक अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या अनप्लान्ड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट होने के खतरे हैं। जहाँ कम प्रोडक्शन निकलता है, कम इन्वेंट्री निकलती है तो ये डिसइन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ ज़्यादा है तो वहाँ ओवर प्रोडक्शन होने का चांसेस है तो प्राइस नीचे आने के। तो ये दोनों केस में हमें तवाज़ुन की जरूरत। और जो उसने दूसरा कंसेप्ट दे दिया जिसको हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं, केन्स कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होती है असल में? कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। जितना ये उसने बता दिया कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन में केन्स ने कहा था कि कंजप्शन जो होती है ये डिपेंड करती है किस पे? इनकम पे। जितना इनकम हो जाता है उतना ही प्रपोर्शनेट इंक्रीज होता है कंजप्शन में। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास 1000 इनकम आता है तो आप बहुत कम कंजप्शन करते हैं, आप 50 रुपए की शर्ट लाते हैं, 30 रुपए 5 रुपए में 100 रुपए की चाय लाती है, चाय का 1 किलो लाता है। जब आपकी कंजप्शन इनकम बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल 10,000, तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो जाती है। आप गाड़ियों में आप अपनी को आप गाड़ी लाते हैं तो आप आपका अपना कंजप्शन जो अच्छी चीज़ों पे करना चाहते हैं। कि एक साइकोलॉजी है, जब इंसान के पास ज्यादा पैसा आता है तो इनकी जो कंजप्शन होती है, खर्चा बढ़ जाता है। सिंपली हम कहते हैं खर्चा बढ़ जाता है, यही उनका मानना था, ये केन्स का मानना था। यही मानना था कि अगर हम सीधा कहेंगे कि उसने अपने ये जो कहा कि जो कंजप्शन है, कंजप्शन इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद इनकम, इनकम इज कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द इनकम। जितना इनकम इंक्रीज हो जाएगा उतना ही कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाएगी।
सो हम सहल तरीके में किसी वक्त हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि इनकम जो होता है, मगर किसी वक्त हम चाहते हैं कि इनकम, फॉर एग्जांपल इनकम, इंसान के पास कोई इनकम नहीं होता है, वो क्या करता है, उसको भी कंजप्शन करना है, उसको भी खाना खाना है, वो क्या करेंगे। उस टाइम केन्स ने कहा कि उस सिस्टम को ये अपने जो इसकी पास्ट सेविंग्स है, जो उसकी स्टॉक है, या जो इसके पास एसेट्स है, या जो इसके पास जो चीजें हैं वो उनको बेच डालेंगे, मगर उनको कंज्यूम करना है, उनको कपड़े खरीदना है, उनको खाना खाना है। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल एसेट्स नहीं है, स्टॉक्स नहीं है, डिवेंचर्स नहीं है, या उसके पास कोई पास्ट सेविंग्स नहीं है, वो क्या करेंगे, वो क्या खाएंगे। वो उसको चोरी करना पड़ेगा, तो वो खाना है, कपड़े लाना है। तो इन चीजों का यही उसने कहा था कि दियर, वो वहां कहते हैं कि ये इन सिचुएशंस में वो कंज्यूम करता है जब उनके पास कोई इनकम नहीं होता है। मगर जो कंजर इज एंटायरली डिपेंडेंस ऑन इनकम, जो उसका मानना था ये कंजप्शन जो ये इनकम पे ही होता है। मगर उसने कहा कि सिंपली किसी वक्त जो मैंने पहले ही बता दिया था कि कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। मगर अगर किसी वक्त इनकम नहीं होता है, पहले पहले इंसान को इनकम नहीं होता है, जब छोटे होते हैं, वो कहाँ से लाते हैं, अपने बाप से लाते हैं, अपने बहन से, अपने भाई से, वो इसको पैसा देते हैं खरीदने के लिए, उसको खाना देते हैं। मगर जब उसको इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो एट दैट टाइम ही हैज टू डू समथिंग, उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। मगर जब ये उसके पास पास्ट इनकम नहीं है, उसने कहा कि सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। मगर जो हमने ये सी लिखा है, कंजप्शन फंक्शन, सी इज इक्वल टू सी डैश, सी डैश उसने कहा था कि ये उस टाइम होता है कि इंटरसेप्ट का मतलब हो दिया था। इसका ये मतलब हो गया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का ये मतलब हो गया वहां पे ये कुछ अमाउंट ऑफ मनी एक इंसान को अपने स्टॉक जो होते हैं, ये एसेट जो होते हैं, उसको बेचना होता है, उसको बेचना होता है ताकि उसकी कंजप्शन हो जाए। और प्लस जो लिखा है, प्लस स्मॉल सी और कैपिटल वाई। स्मॉल सी का मतलब होता है चेंज, चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, change in the level of change. C is the marginal propensity to consume. change change in the level of income, change in the level of consumption. C जो होता है, small c जो होता है, change in his consumption or in her consumption. जितना उनका y जो होता है, y जो होता है वो इनकम, ये इनकम होता है। जितनी इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल उसका इंक्रीज हो गया y 100 रुपये, 100 रुपये आपका इनकम है, तो आप चाहते हैं कि 20% इसकी इंक्रीज हो गई, फॉर एग्जांपल 0.2, सी हो गया 0.2। सो जितनी इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम वाई इंक्रीज हो गया 1000, 10,000, 5,000, उतना ही सी चेंज होता जाएंगे, उतना ही, इतनी ही परसेंट। ये साइकोलॉजिकल आप कहते हैं कि सी जो होता है ये चेंज इन द लेवल ऑफ कंजप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन विद चेंज इन हिज इनकम। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सी स्टार जो है, सी डैश जो है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जीरो से बड़ा होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होता है, क्योंकि इंसान को खाना है, उनको खर्च करना है, उनको कुछ भी करना है, उनको अपने अपने एसेट्स बेचनी है, उनको अपने स्टॉक्स बेचनी है, उनको उनको चोरी करनी है, मगर उसको खाना खाना है। ये उसको कहते हैं कि इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में जब इनकम इंसान की नहीं होती है, मगर उसको खर्चा हो जाता है। और जो सी हमने लिखा, एंड हमने लिखा है जो जीरो इज लेस देन सी लेस देन 1, ये सी जो होती है, ये सी कभी, ये सी इज इक्वल, सी इज लेस देन 1, सी इज ग्रेटर देन, सी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। इस इक्वलिटी का मतलब ये होता है जो सी है, सी शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि ग्रेटर देन 0 होना, चेंज आनी चाहिए, तब जब चेंज ही नहीं आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारा इनकम इंक्रीज होता जाएगा, मगर हमारी कंजप्शन में इंक्रीज नहीं होगी, तो हमारे लाइफ स्टैंडर्ड में चेंज नहीं आएंगे, तो लोग क्या कहेंगे। उसका मतलब होता है कि सिंपली चेंज होनी चाहिए, जितना इनकम आएंगे हम इन्वेस्ट करेंगे, हम कंजप्शन में लगाएंगे, तो ये जरूरी है इकोनॉमी में ये सी 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा, अगर आप 100 100 आपकी आमदनी है, तो 20 रुपए कम से कम आप इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप 80 रुपीज
या 80 रुपीज आप कंजप्शन करेंगे, 20 रुपए आप सेव करेंगे, उसका ये भी मतलब होता है। ये सी जो है ये उसमें लेस देन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सी चेंज करने इंसान को कुछ ना कुछ कंज्यूम करना है, मगर ये सी जो है ये ग्रेटर देन कभी नहीं होना चाहिए, ये लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 का मतलब होता है अगर कोई इंसान 100 रुपए कमाता है, ये 100 ही कंज्यूम कर देता है, ये कोई सेव नहीं करता है, ये कोई सेव नहीं करता, ये इकोनॉमिकली इज नॉट गुड, इकोनॉमिकली इज नॉट गुड। ये इक्वेशन बहुत मायने देता है हमारी लाइफ में। एंड एज पर द केन्स कंजप्शन फंक्शन इज कंसर्न, ये 1 जो होता है, सी शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ये अगर हम कहते हैं कि ये इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब हो गया जितना हम कमाते हैं उतना ही हम कंज्यूम करते हैं उसको, इसका मतलब होता है कि हम से कुछ नहीं करते। तो इसका ये सिंपली मतलब होता है कि हमें इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा बचाव अपने इनकम में से थोड़ा थोड़ा बचाना चाहिए, ताकि फ्यूचर अनफोर्सिन सिचुएशन, जो केन्स ने एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में कॉन्सेप्ट दिया था कि इंसान को मनी बचाना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए, क्योंकि उसको 3 मोटिव्स उसने वहां एक्सप्लेन किए हैं। एक तो उन्होंने कहा प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशन के लिए कोई इंसान किसी वक्त बीमार पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये कोई नागानी आफत, उस टाइम उसको पैसा बचाने की जरूरत, और प्रिकॉशनरी मोटिव और प्रिकॉशन ये हो गया। और ट्रांजैक्शन हो गया दूसरा मोटिव उसका। ट्रांजैक्शन मीन्स होगी यही आपको खरीदना, आपको चीजें खरीदने हैं मार्केट से, खाने पीने की चीजें खरीदने हैं, तो ये ट्रांजैक्शन करनी है, जरूरी है। आपको कपड़े खरीदने हैं, चाय खरीदनी है, खाना खरीदना है, चावल खरीदना है, बहुत सारी चीजें खरीदनी है, तो प्रिकॉशनरी। और थर्ड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, जो जिसको हम कहते हैं एक तो प्रिकॉशनरी और ट्रांजैक्शन, और तीसरा होता है वो जो लिक्विड, जो इन्वेस्टमेंट के लिए रखता है इंसान, जिसमें बलोज एंड बियर्स का कॉन्सेप्ट था, जो बॉन्ड्स में, शेयर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं या कोई और बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम तीसरा मॉड्यूल के लिए उसको हम तीसरा मॉड्यूल कहते हैं, जिसमें हम इन्वेस्ट के लिए पैसे रखते हैं। तो ये इसकी कनोटेशन जो मैंने आपको बताया, मीनिंग जो 0 इज लेस देन सी लेस देन 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो 0 से सी डैश तक, ये हमने एक्सप्लेन किया है एक डायग्राम के थ्रू। हमने हॉरिजॉन्टल ओ वाई, हॉरिजॉन्टल जो हमने लाइन है ओ वाई, इनकम लेवल, हम आमदनी की सतह, और कंजप्शन लिया हमने जो वर्टिकल लाइन जो हमने ली कंजप्शन फंक्शन। तो हमने क्या दिखाया, ये जो लाइन है C इज इक्वल टू सी डैश प्लस C1, ये कंजप्शन लाइन है। इस कंजप्शन लाइन में हमने 0 से 0 डैश तक जो हमने लिखी है, ये जो उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट, ये होता है क्योंकि 0 से अगर हम इनकम लाइन दिखाते हैं, ये वाले लाइन, सो 0 से हमने पहले एक लाइन दिखाई है कि इनकम स्टार्ट होता है 0 से, मगर यहाँ कंजप्शन स्टार्ट होता है, वो 0 से नहीं स्टार्ट हो जाएंगे, वो सी स्टार से स्टार्ट हो जाएंगे। 0 से सी स्टार, सी डैश तक, ये एक ऐसा पोर्शन होता है जिसके लिए इंसान को अपनी एसेट्स, अपने स्टॉक्स, जो अपनी पास्ट सेविंग्स, या कोई भीख मांगे या कोई चोरी करे, मगर उसको कंज्यूम करना ही करना होता है। तो ये केन्स का जो कॉन्सेप्ट ये होता है, उसने ये दिया था, कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम एज पर द साइकोलॉजी, एज पर द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। जितना इनकम इंक्रीज हो जाता है उतना ही इंसान की कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाती है, मगर एट 0 लेवल ऑफ इनकम, जब इंसान की लेवल ऑफ इनकम 0 है, मगर इनका कंजप्शन भी इंक्रीज, कंजप्शन भी होता है उस टाइम। ये उस खाने के बगैर नहीं बैठेगा, मगर ये कुछ ना कुछ करेंगे ताकि उसको अपने आप को बचाना है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द केन्स का जो हमने क्लू दिखाई थी, ये किस तरह की, उसने कहा कि कैचम क्रॉस, उसने दूसरी लाइन जो स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है, वो इनकम होती है, क्योंकि पहले इंसान को इनकम 0 होती है, तो उसके बाद उसको इनकम इंक्रीज करना चाहिए। तो ये हमें सिंपली जो इक्वेशन जो हमने बता दी थी, कि हमने सेविंग्स की जो हमने उस टाइम बताया था कि कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर दिखाया था,
कि असल में क्या होता है ये कैसे आ गई थी कि उसने कंजप्शन दिखाया थी, मगर हमें दिखाना था कि इकोनॉमी में कैसे हम थोड़ा बहुत इसको प्रूव करेंगे कि जो हमारा सेविंग होता है, जो हमारी मार्जिनल प्रोड्यूस कंज्यूम होती है, मार्जिनल प्रोड्यूस सेव होती है, एवरेज प्रोड्यूस सेव होती है, मार्जिनल प्रोड्यूस सेव होती है, वो 4 कांसेप्ट जो उसने केन्स ने दिया था। मगर यहाँ तो हम उसको एक्सप्लेन डेफिनेशन नहीं देंगे, बट वी हैव टू यूज दीज कांसेप्ट्स हियर। सो उसका ये मतलब होता है कि उसने हमें दिखाया था जो हमें बाय डेफिनेशन हम कहते हैं कि जो हमारा सारा कुछ जो वाई होता है, वाई इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड होती है, जो वाई होती है, नेशनल इनकम होती है, वाई सिंपल ये होती है कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर। कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर जो ये एस इज आइडेंटिकली इक्वल टू वाई माइनस सी। असल में ये मैंने कहाँ से लाया, ये इक्वेशन कहाँ से लाई मैंने, इन ऑर्डर टू शो सम Keynes concept, in order to show the above figure कि हम किस तरह ये ऐसा इनकम आइदर कंज्यूमर और सेव्ड, किस तरह हम दिखाएंगे कि ये जो हमारा इनकम है ये किस तरह सेव करेंगे और किस तरह कंज्यूम करेंगे। इसके लिए केन्स ने 4 कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। उसने बोला था कि एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है सी प्लस एस के बराबर, जो कंजप्शन प्लस सेविंग के बराबर। मगर उस इक्वेशन में अगर हम ले लेंगे कि हम एस निकालेंगे, एस हो गया बराबर वाई माइनस सी, कि हमने लेफ्ट साइड ली थी कि हमने इसको थोड़ा बहुत मैथमेटिकली लेफ्ट साइड लिए और राइट साइड में थोड़ा बहुत हमने एस निकाला था, हम किस तरह सेव करेंगे इकोनॉमी में। क्योंकि अगर वाई हम लेंगे इक्वेशन वाई तो ये गया सी प्लस एस, तो हमने उस इक्वेशन से एस निकाला था, एस हमने निकाला वाई माइनस सी। तो एस इज आइडेंटिकली इक्वल, वाई हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस भी ऐसे ही लिखेंगे, मगर सी का हम वैल्यू ऊपर से देंगे। तो सी का वैल्यू क्या है, सी का जो हमने ऊपर इक्वेशन में दी है सी डैश प्लस सी वाई, कंजप्शन इज द फंक्शन है, उस सी को हम वैल्यू यहाँ देंगे। तो ये उस सी के बदले हमने लिखा है सी डैश माइनस सी वाई। ये सी इज नथिंग बट सी इज द कंजप्शन फंक्शन ऑफ इंटरसेप्ट माइनस हाउ मच है, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया इसलिए बन गया माइनस, अदरवाइज ये प्लस हो गया। तो एस हो गया इज इक्वल टू माइनस सी, हमने थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करके हमने माइनस सी लिखा ऐसे ही, प्लस लिखा, प्लस बाहर निकाला और 1 माइनस सी और वाई बाहर निकाला, और हमने वो वाई बाहर निकाला था। उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में हमें थोड़ा बहुत उसमें इक्वेशन जब हम एडजस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट एंड राइट साइड हमने एडजस्ट किया था, तो उसके बाद हमने लिखा मार्जिनल प्रोपोर्शन से, ये मार्जिनल प्रोपोर्शन से ही है, हमने लिखा 1 माइनस सी और हमने लिखा ऊपर सी, ये एक्चुअली मार्जिनल प्रोपोर्शन से हो गया, मार्जिनल प्रोपोर्शन कंज्यूम हो गया, y मैन आई 1 माइनस सी, ये चेंज होती है y माइनस सी, ये सिर्फ चेंज होती है। इस चेंज को हमने लिखा है ये स्मॉल एस के बराबर, हमने लिखा ये मार्जिनल, ये चेंज होती है। हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि 4 कांसेप्ट जो केन्स ने दिया है कि यहाँ उनको इस तरह नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, कि ये थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए एक इंसान को, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स का। तो वहां से हमने 1 माइनस सी, ये कुछ नहीं है, ये मार्जिनल प्रोपोर्शन से हो गया। इस 1 माइनस सी हमने खुद एक स्मॉल एस की रिप्रेजेंटेशन दी, स्मॉल एस कुछ नहीं है, ये एक चेंज इन दिस सेविंग हो गई, चेंज इन दिस सेविंग 1 माइनस सी एक चेंज होती है, ये एक स्लोप होती है, व्हाट वी कॉल इट स्लोप इन अ लाइन। अगर आप इकोनॉमिक्स पूरी तरह जानते हैं तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये स्लोप क्या हो गया, एक चेंज कितनी हो गई हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में चेंज कितनी होगी, ये 1 माइनस सी हो गया। तो हम उस 1 माइनस सी को हमने एस में लिखा, और इस इक्वेशन मार्जिनल प्रोपोर्शन से ये एस लिखा हमने वापस ये सब्स्टिट्यूट किया था इस ऊपर वाली इक्वेशन में, एस इक्वल ये जो माइनस एस माइनस सी डैश है, कि ये ऊपर से हमने रिटर्न किया था, ये माइनस सी, ये जो इंटरसेप्ट है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है, हम ये लिख सकते हैं एस के एस स्टार में, सेविंग में, क्योंकि सेविंग की फंक्शन है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स में नेगेटिव सेविंग नहीं मानते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इसीलिए हमने इसको चेंज किया है एस स्टार में, कैपिटल एस स्टार में। सो ये हो गया सेविंग, ये हो गया कैपिटल एस मीन्स
सेविंग में उस कितना सेविंग है, जब कुछ सेविंग नहीं होती है इंसान को, ये उस पोर्शन को कहीं से लोन लेना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो दैट इज द सेविंग। प्लस होगी चेंज कितनी होगी इस सेविंग में व्हेन देयर इज इन स्टार्ट द इंक्रीज इन इनकम, वाई हो गई इनकम। इसका सिंपली मकसद होता है इंसान को सोचना चाहिए कि हर कोई इंसान को सेव करना चाहिए। जितना उसका इनकम डे बाय डे बढ़ जाएगा, थोड़ा पोर्शन, थोड़ा पार्ट उसमें इंसान को सेव करना चाहिए था। इसका यही मतलब हो गया। जैसे हमने ऊपर कंजप्शन में दिखाया था, यहाँ हमने दिखाई थी सेव किस तरह करेंगे इंसान अपने अपनी आमदनी में से कोई पोर्शन सेव करेंगे। ये स्मॉल एस हो गया, वही चेंज उस एस को कहते हैं हम मार्जिनल प्रॉफिट से। ऊपर हमने लिखा मार्जिनल प्रॉफिट टू कंज्यूम, जो हमने स्मॉल सी से हमने, ये मार्जिनल प्रॉफिट से हो गया है कि एस कितना परसेंटेज हम अपने इनकम के हिसाब से कितना हम सेव करेंगे, ताकि इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हमारा जो ऐसे लेवल ऑफ स्टैंडर्ड या हमारी प्रोडक्टिव लाइन्स कितनी बढ़ जाएंगी। सो ये इसका असल में मकसद होता है। मगर ये जो हम लिखते हैं, तो हमने ये सेविंग की इक्वेशन भी दिखाई, तो हमें और एक कंसेप्ट दिखाना था। जो हमारे 4 कंसेप्ट थे, मैंने बताया कि जो नीचे वाली इक्वेशन में हम जो जानते हैं थोड़ा बहुत, इनकम जो होता है, इनकम इज द सम ऑफ कंजप्शन इन सेविंग्स, इनकम इज द सम ऑफ कंजप्शन इन सेविंग्स। वो क्या होता है एक्चुअली, द टोटल नेशनल इनकम क्या होता है। सो वाई होता है सी प्लस एस। सी क्या होता है, सी होता है कंजप्शन हमारी इकोनॉमी में, जो हमें पता होता है एज पर द केन्स एग्रीगेट डिमांड की क्या होती है। वाई होती है एग्रीगेट डिमांड होती है वाई, या ये सारा कुछ इकोनॉमी का नेशनल इनकम किन चीजों के बराबर है, सी प्लस एस होता है। अगर इस इक्वेशन को हम बोथ साइड्स डिवाइड करेंगे वाई से, ताकि हमें निकलेगा कि असल में एवरेज प्रॉफिट कंज्यूम, मार्जिनल प्रॉफिट कंज्यूम, या ऐसा मार्जिनल प्रॉफिट कंज्यूम, एवरेज प्रॉफिट कंज्यूम, तो या दो चीजें जो है हमने इस इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन को हमने डिवाइड किया था y से, बोथ साइड्स डिवाइड इन दिस इक्वेशन बाय y। तो y तो y हो गया 1, c by y is nothing but c by y is nothing but this is the average प्रॉफिट टू सेव। तो हमने ऊपर 2 कंसेप्ट दिखाए, मार्जिनल प्रॉफिट टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रॉफिट टू सेव। उस इक्वेशन की बुनियाद पे जो हमने यहाँ इक्वेशन दी y is equal to c plus s, जो हम जानते हैं कि एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमें पता है कि जो सारी नेशनल इनकम किसके बराबर होते हैं, या वाई किसके बराबर होते हैं, कंजप्शन किसके, इनकम किसके बराबर होते हैं, इनकम होते हैं सेविंग, कंजप्शन प्लस सेविंग। थोड़ा बहुत जो हमारा इनकम होता है कि वी केम टू नो फ्रॉम अबव दिस टू इक्वेशंस, जो टोटल इनकम होता है वो कंजप्शन और सेविंग के बराबर होते हैं। हम दोनों साइड में उसको वाइड इनकम से डिवाइड करेंगे, तो हमें निकलेंगे वहाँ वाई तो कट जाएगी, तो इसमें निकलेगा 1, और सी बाय वाई हो गया एवरेज प्रॉफिट टू कंज्यूम, एवरेज प्रॉफिट टू कंज्यूम, कितना हम एवरेज कंज्यूम करेंगे ड्यू टू द चेंज इन इनकम, प्लस होता है एस बटा वाई। ये एस बटा वाई कितना है, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, ये इकोनॉमिक्स में उसको एवरेज प्रॉफिट टू सेव, कितना हमने इनकम में सेव किया और कितना हमने इस इनकम में कंज्यूम किया। तो ये हो गए इज एक्चुअली द टोटल इनकम में हमने टू सेव कितना किया और कंज्यूम कितना किया। ये 1 के बराबर होना चाहिए, ये लेस देन और ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, तो डिसइक्विलिब्रियम आएगी। तो ये उसका मतलब हो गया, ये इसका मतलब हो गया कि 4 कंसेप्ट जो हमने सीखे हैं कि केन्स के थ्रू एवरेज प्रॉफिट टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रॉफिट टू कंज्यूम, और एवरेज प्रॉफिट सेव, मार्जिनल प्रॉफिट सेव, और जो एक उसने दिखाई थी कंजप्शन फंक्शन, और उसने दिखाई थी जो एग्रीगेट डिमांड। उस एग्रीगेट डिमांड से उसने एक ग्रेट सॉल्यूशन दे दिया। जो बहरान आया था हमारे इकोनॉमी में, जो बहुत बड़ा बहरान आ गया था, तो उस बहरान को केन्स ने इसी मॉडल के थ्रू एक सॉल्यूशन दे दिया था। वो सॉल्यूशन क्या था, उस सॉल्यूशन को उसने एक एग्रीगेट डिमांड का नाम दे दिया था। इस एग्रीगेट बुनियाद पे, उस एग्रीगेट डिमांड के बुनियाद पे उसने
जो ग्रेट डिप्रेशन जो आया था 1929 में, जो क्लासिकल्स के प्रिंसिपल्स तब तक क्लासिकल्स के प्रिंसिपल्स चलते आए 16th सेंचुरी में, तो 1929 तक जब वो इनके प्रिंसिपल्स चले थे, उन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे जो इकोनॉमी चलती आई तो वो फेल हो गई, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, बेरोजगारी हो गई, तो प्रोडक्शन कम हो गया, तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। तो केन्स उस टाइम एक किताब लेके आ गया, ये जो हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उस किताब लेके आ गया था और उसने पब्लिश की थी 1936 में, 1936 में उसने उस किताब को पब्लिश की, और बाजार इस किताब में उसने सोल्यूशन लाया था ग्रेट डिप्रेशन को, और इसी एग्रीगेट डिमांड की बुनियाद और इसी एग्रीगेट डिमांड के बुनियाद पे उसने ऐसा जो सारा कुछ सोल्यूशन दे दिया उस टाइम, उस ग्रेट डिप्रेशन का जो बहरान, माली बहरान था, जिसमें बेरोजगारी थी, प्राइस ज्यादा हो गया, और इन्फ्लेशन ज़्यादा चलेगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन कम हुआ, तो ये तीन चीज़ों का उसने सोल्यूशन दिया। बेरोजगारी, प्रोडक्शन कम कैसे हुआ, बेरोजगारी कैसे होगी, तो उसमें प्राइसेस, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ गया, तो इन ये किताब में सारा कुछ डिटेल्ड है। मगर उसने इस इफेक्टिव डिमांड को 3, 4, 5, 6 चीज में डिवाइड, उसके लिए हम उसने डिफाइन की है 2-4 चीजें। एक तो केन्स के मुताबिक उसने कहा कि ये उसमें एक मतलब है कि अहम अंसर है जो एग्रीगेट डिमांड जिसको कहते हैं, जो मजमूई मुताला। उसने कहा कि हमारे जो इफेक्टिव डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड का असली मकसद, माने मकसद क्या होता है। इफेक्टिव डिमांड जो होती है ये ओवरऑल जो होती है, ये दिखाती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है हमारी इकोनॉमी में, तो डिटरमाइन करती है हमारे एक्चुअल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं हो गया कि हमारी बेरोजगारी, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हो गया एज पर द केन इज कंसर्न, हर कोई रिसोर्स जो है वो फ्री यूटिलाइज हो जाते हैं, सस्टेनेबली यूटिलाइज हो जाए। हर कोई रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, टू judiciously use of the resource, judiciously use of the manpower, इसका यही मतलब होता है। तो उसने कहा कि ये जो इफेक्टिव डिमांड है, ये बहुत सारे फीचर्स पे, बहुत सारे आंसर पर मौजूद, जो हमने पहले ही बता दिया, मजमूई मुतालबा, जो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था उसने कि एग्रीगेट डिमांड क्या है एक्चुअली, ये मुताला किन चीज़ों की करते हैं एग्रीगेट डिमांड में, तो हम उसमें रोजगार, पैदावार, इन्फ्लेशन, एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, फर्म्स, बिजनेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमें सारा कुछ देते हैं। तो दूसरी उसने दिए मजमूई सप्लाई, जो उसने दिया था दूसरा, जो एग्रीगेटेड सप्लाई की भी बात उसने की कि एग्रीगेट सप्लाई में उसने कहा कि एक बिजनेसमैन जो होते हैं वो विलिंग होते हैं, एट द बिजनेसमैन जो होते हैं वो विलिंग होते हैं, किस प्राइस पे वो विलिंग होते हैं, कितना हमें बेचना है, किस प्राइस पे। ये एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो गया है, बिजनेसमैन जो होते हैं वो विलिंग टू प्रोड्यूस होते हैं, किस प्राइस पे विलिंग होते हैं, कितना प्राइस होना चाहिए। तो उसने इसका भी खुलासा किया था कि जो मजमूई होते हैं, जो मजमूई सप्लाई होती है, सप्लाई इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें हम दिखाते हैं कि कितनी सप्लाई होती है, कितनी प्राइस पे ये बिजनेसमैन सप्लाई करते हैं, और वो विलिंग होते हैं या विलिंग नहीं होते हैं। जो तीसरा पॉइंट उसने कहा कि इक्विलिब्रियम, उसने कहा कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वो होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। जो मजमूई मुताला होते हैं मजमूई सप्लाई के बराबर, जो हमने ऊपर से सीखा था थोड़ा बहुत, कि हमने खुलासा किया था कि ये कैसे इक्विलिब्रियम पर आ जाए ताकि हमारे इकोनॉमी में प्लानड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में न चला जाए। सो ये तीसरा उन्होंने कानून दिया था तवाज़ुन। जो चौथा उसने बता दिया था, जो इन्वेस्ट मार्जिनल प्रोपोजिशन टू कंज्यूम, जो कहा था उसने कहा कि एक पोर्शन जो होता है हमारे इनकम में वो हमें बचाना चाहिए। जो केन्स ने कहा, जो केन्स ने कहा था कि मार्जिनल प्रोपोजिशन टू कंज्यूम, जो कंज्यूम किस तरह करना चाहिए कि y is equal to c plus some constant of income.
सो उस चीज में हमें इसका असली मतलब हो गया कि कंज्यूमर जो होते हैं they tend to spend a portion of an additional income they receive. जितना वो इनकम रिसीव करेंगे उसमें थोड़ा बहुत पोर्शन ऑफ इट वो सेव करें, कंज्यूम करें, बाकी इन्वेस्टमेंट में लगाएं। कि ये उसका मानना था। जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कंज्यूम वो इम्पोर्टेंट है, वो हर किसी को करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। कि अदरवाइज अगर हम सारा जो इनकम है सारा कुछ कंज्यूम करेंगे तो हम फ्यूचर की तरफ कुछ नहीं देख पाएंगे, कुछ नहीं डेवलपमेंट नहीं आएगी ये इकोनॉमी। और तीसरा उसने बताया कि इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो वहां बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेसमैन होना चाहिए जरूरी। जो इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या होता है, तो वहां उन्होंने कहा कि एक इंसान को इन्वेस्ट करना चाहिए ऑन द बेस ऑफ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस। कि इसकी एक्सपेक्टेशन है अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम कोई मशीन लाएंगे, उससे कोई प्रोडक्ट निकालेंगे, उस प्रोडक्ट से हमें थोड़ा बहुत इनकम में इंक्रीज हो जाएगी। तो केनेस ने उस में कहा था कि ग्रेट डिप्रेशन में कि इंसान को एक एनिमल स्पिरिट होना चाहिए। उसने एक एनिमल स्पिरिट की बात की। उसने एनिमल स्पिरिट का मतलब हो गया कि उसका कलीजा होना चाहिए, बहुत बड़ा कलीजा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। आज भी है, उसको खतरा नहीं लगना चाहिए अगर मैंने इन्वेस्ट की कोई मशीन लाई तो घाटा आ गया, ये नहीं होना चाहिए। इंसान को एक एनिमल स्पिरिट की तरह काम करना चाहिए, एक हैवान की तरह काम करना चाहिए कि उसका वो कलेजा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कि उसने उसका खुलासा भी उसका खुलासा भी सरमायाकारी की माँ, ये उसने बता दिया था कि इन्वेस्टमेंट। और उसने चौथा कहा कि हुकूमत किरदार, जो हुकूमत का कानून है, हुकूमत का कानून भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुकूमत जो है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन आर इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, प्लानिंग है, ये होना चाहिए। अदरवाइज जो क्लासिकल्स ने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट तो इसी हिसाब से कि प्रॉब्लम हो गई, ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो इसीलिए कहा कि इसीलिए गवर्नमेंट का कानून, गवर्नमेंट का किरदार होना जरूरी है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है कि ताकि इफेक्टिव डिमांड हो जाए। इफेक्टिव डिमांड का मतलब हो जाए कि ये एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट इकोनॉमी हमारी चलेगी। तो उसने कहा था, उसने एक एक्सप्लेनेशन दी, एक डायग्राम के हिसाब से उसने एक्सप्लेन किया था। क्या बता दिया था इफेक्टिव डिमांड? उसने कहा था कि जो रियल नेशनल इनकम है, तो उसने ये एक्स एक्सिस पे ली उसने रियल नेशनल इनकम, ओ एक्स जो, और जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई उसने मेजर की ओ वाई वाई पे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पे। तो उसने कहा कि जो ये लाइन ओ सी लाइन, ये जो ओ सी लाइन है, ये सप्लाई करो, ये जो सप्लाई करो है, ये सी प्लस एस कंजप्शन प्लस सेविंग, ये एग्रीगेट सप्लाई करो है। तो ये जो उसने पहले बताया, सी प्लस आई क्या होता है? जो सी प्लस आई होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड करो क्या होती है असल में? ये जो ओ वाई सी, पहले ओ वाई सी जो इनकम होता है, टोटल कंजप्शन होता है, सी प्लस एस जो हमने ऊपर दिखाया था, जो वाई होता है नेशनल इनकम जो होता है, ये सी प्लस एस का मतलब होगा, उसी से हमने सारा कुछ सीखा है। सो जो एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो उसने दिखाई है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व का मतलब, पहले एग्रीगेट डिमांड सी प्लस एस, सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। उसने कहा कि अगर हम एक जो पॉइंट E1 पे उन्होंने कट की, जो सप्लाई करो है सी प्लस एस, और सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड करो एट पॉइंट E1, ये हो गई एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। ये इफेक्टिव डिमांड जो होती है, ये OY1 आउटपुट पे उसने कितना Y1 E1 एग्रीगेट डिमांड होगी, तो जो सी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये ठीक हो गया, यहाँ पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। उसने एज्यूम किया था, फॉर एग्जांपल EY1 is the effective demand where aggregate supply C plus S is equal to C plus I। C तो C कट जाएगा, S is equal to बनेगा I के बराबर। सेविंग जितने होते हैं उतना इन्वेस्टमेंट हो गया। ये तो सिंपल है, एज सिंपल एज सो उसके मतलब हो गया। उसने एज्यूम किया था, जब ग्रेट डिप्रेशन आ गया, उसने एज्यूम किया था जो OY आउटपुट, उस पे जो एम्प्लॉयमेंट हो गई हमारी इकोनॉमी में, और लोग काम करना चाहते हैं, और इन लेबर अवेलेबल है, वो काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। सो उससे क्या हो जाएंगे? तो हम उनको कैसे बढ़ाएंगे मार्केट में? तो यही हो गए
पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एट ग्रेट डिप्रेशन। उसने कहा कि ये जो OY1 पे वहाँ बहुत सारे लेबर्स अनएम्प्लॉयड है, उनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। उसने कहा कि उसने कहा केन्स जी उसने कहा कि उस पॉइंट को बढ़ाने के लिए, ताकि आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहिए। उस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या हो जाएंगे, उससे आउटपुट बढ़ेंगे, उससे लेवल ऑफ इनकम बढ़ेंगे, उससे परचेजिंग पावर बढ़ेंगे, उस परचेजिंग पावर से लोग डिमांड करेंगे। तो उसने कहा कि हम OY2 पे थोड़ा बहुत नेशनल ऐसे ये बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे। OY1 हम एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने एग्रीगेट डिमांड थोड़ा बहुत इंक्रीज की है, हमने एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, हमने आज तक हमने फॉर एग्जांपल जब तक E1 था, OY1 था, हमने C+I था, कंजप्शन इतना था और इन्वेस्टमेंट इतना था। उसने उस इक्वेशन को एग्रीगेट डिमांड थोड़ा बहुत उसने दिखाया था हम प्लस करेंगे जी, तब तक जब तक कि वहां डिफिशिएंसी हट ना जाए। उसने कहा कि उसने एक एक लाइन उसने गवर्नमेंट ने डिटरमाइन की, उसने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया था। उस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हमने देखा था कि इसको कैसे हम जो एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स है, जो बिलिंग है प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे, प्रिवेलिंग वेज रेट पे, तो एडजस्ट होने की। तो उसने कहा कि एक लाइन मारेंगे, एक लाइन काम नहीं, वो C+I जो पहली लाइन थी, उसके बाद हम एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने के लिए हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, प्लस उसने जी किया, जी से हमारे जो एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स वो इंक्रीज हो गए। इससे इसका मतलब हो गया OY2 जो हो गए नेशनल इनकम बढ़ गया। जो हमने इस लाइन को कट कर दिया, इस लाइन ने एग्रीगेट सप्लाई को कट कर दिया एट पॉइंट E2 ये हमारे बन गई दूसरी इफेक्टिव डिमांड, जहां C+I+G हो गया। उससे जो एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स है Y1 Y2 जो आउटपुट लेबर फोर्स था वो भी एडजस्ट हो गई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से। सो इसका ये मतलब हो गया कि जो इंसान जिसमें उसने गवर्नमेंट की मदद से, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की मदद से, गवर्नमेंट का किरदार की वजह से उसने जो एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स है, जिसने जो बेरोजगारी का मसला जो था, उसने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बुनियाद पे, उसने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने से इन जो लेबर्स जो थे, अनएम्प्लॉयड जो थे, जो विलिंग थे काम करने में, इनको काम में लगा दिया। उससे क्या हुआ, उससे उनकी आमदनी बढ़ गई, उससे उनका इनकम बढ़ गया। उससे क्या हुआ, उससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, उससे उनकी डिमांड बढ़ गई। उससे क्या हुआ, उससे सप्लाई साइड इंक्रीज होने लगा, कि चीजें इंक्रीज होने लगी, ताकि जो इकोनॉमी में सारा कुछ पैसा आ जाएंगे, सर्कुलेशन में पैसा आ जाएंगे, कि जो लोग कमाएंगे पैसा, ये फिर मार्केट में जाए, इससे इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। ताकि उसने यही जी का कंसेप्ट दिया था ग्रेट डिप्रेशन को सॉल्व करने में। केन्स का यही बहुत बड़ा रोल था उस टाइम। केन्स का बहुत बड़ा रोल था उस टाइम, उस डिप्रेशन को कम करने में। उसने गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा चर्चा किया था, जिससे सॉल्यूशन इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ गई। तो हम इसी पे इख्तिताम करते हैं कि आपको सुनने के लिए शुक्रिया। तो हम कल मिलते हैं फिर।